नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अर्थात भारतीय संविदा विधि 1872 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस टॉपिक का शीर्षक है वॉइड एग्रीमेंट अर्थात शून्य करार। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अतिरिक्त स्टेट पीसीएस में भी यदि आपका ऑप्शनल लॉ है, जैसे बिहार पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, अन्य स्टेट्स के भी पीसीएस हैं, उनमें भी इससे लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लड़के जो है वो अभी लॉ पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें यह संविदा विधि थोड़ा कठिन लगता है, परंतु मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरीज बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। एक साधारण इंसान के भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉ के लैंग्वेज से हटके। पहले समझ लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है अर्थात शून्य संविदा, वह संविदा अधिनियम के सेक्शन 2J में डिफाइंड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वह संविदा अधिनियम के सेक्शन 2J में डिफाइन है और उसकी परिभाषा यह है कि जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। इस डेफिनेशन को समझने में बहुत कठिनाई होती है, तो मैं इसको सरल शब्दों में बता देता हूँ कि शून्य संविदा का मतलब है कि संविदा जो है वो कभी विधिमान्य थी, उसका पालन किया जाना अनिवार्य था, लेकिन कुछ घटनाओं के घटित होने के बाद अब उस संविदा का पालन करना जरूरी नहीं है। वह संविदा एक दूसरे पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है, उस संविदा से पक्षकार मुक्त हो गए हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सपोज मैं जो है वो मंगलवार के दिन 2 पेटी शराब देने का संविदा करता हूँ किसी अन्य व्यक्ति से, और यह संविदा वैलिड है, लाइसेंस मिलता है शराब का, शराब की दुकान का, हम सबको पता है, और मुझे शराब की सप्लाई करनी है। लेकिन इसी बीच जैसा कि हमें पता है कि बिहार राज्य ने जो है शराब बंदी कर दी है, बैन कर दिया है। तो अगर मैंने ये संविदा की है शराब 2 पेटी पहुंचाने की और इस बीच शराब बंदी हो गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब यह संविदा जो है, जो कभी लीगल हुआ करती थी, वैलिड हुआ करती थी, अब इस संविदा का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इस संविदा के पालन करने हेतु मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है, मुझे कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है, मुझसे रेमेडी नहीं ली जा सकती है। तो सरल शब्दों में शून्य संविदा जो है वो कभी एकदम वैलिड संविदा हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है और वह शून्य संविदा हो गई है। जबकि वॉइड एग्रीमेंट के साथ क्या है कि वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया। तो एग्रीमेंट का अगला स्टेप जो है, अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है, करार जो है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है, तो वह जो है संविदा बनता है। अर्थात वॉइड एग्रीमेंट कभी संविदा बना ही नहीं, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट रहा था, अब वह वॉइड हो गया। तो आई होप कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे कि वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाया और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो वॉइड हो गया। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2J में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो आइए हम शुरू करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट समझ लेते हैं। वह एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत यदि कॉन्ट्रैक्ट यदि एग्रीमेंट के जो पार्टीज हैं उनसे कोई फैक्ट का मिस्टेक हो जाता है
और ऐसे फैक्ट का जिस पे पूरी की पूरी संविदा बेस्ड है, जिस पे पूरा का पूरा एग्रीमेंट करार बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो अपना घोड़ा बी को बेचने का प्रस्ताव देता है और बी उसे किसी प्रतिफल के बदले क्रय करने का वचन देता है, परंतु घोड़े की मृत्यु हो चुकी है और यह बात ना ए जानता है ना बी। तो यहाँ जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रेफरेंस में सेक्शन 20 के अंतर्गत यह करार जो है वह शून्य है। इसी प्रकार सेक्शन 23 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यह बताया गया है कि यदि किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, लॉ के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी वहां पर भी वह करार शून्य हो जाएगा। सेक्शन 56 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई जो है आप इम्पॉसिबल काम के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, असंभव कार्य, जैसे मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, बदले में तुम ये प्रतिफल देना, अगर ऐसा कोई भी आप प्रस्ताव रखते हैं, कोई वचन उसे देता है, तो इस तरह के भी करार जो है वो शून्य होते हैं। लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं शून्य करार जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 से 30 के बीच जो बताया गया है। तो एक एक करके हम इसे समझेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 25 और 26 को देखेंगे। सेक्शन 25 की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, जल्दी समझ नहीं आती है, और यूं कहें कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो लड़के होते हैं वो अभी लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें ये बातें समझ जल्दी नहीं आती हैं। लेकिन मेरे साथ आप ध्यान से इसे सुनिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपको सेक्शन 25 में कभी कोई समस्या नहीं होगी। सेक्शन 25 अपने आप में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। इसेंशियल एलिमेंट ही है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 25 उन स्थितियों को बताता है जब कंसिडरेशन न भी हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, आपके सॉरी एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं होते हैं। तो सेक्शन 25 में तीन परिस्थितियां बताई गई हैं। उन तीन परिस्थितियों में आपका एग्रीमेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी प्रतिफल के भी वैलिड है, इन्फोर्सिएबल है, पक्षकारों पे बाइंडिंग है। तो देखते हैं वो तीन परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो सेक्शन 25 का जो टाइटल है, हेडिंग है, वह यह है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है। अर्थात मैंने बताया कि यह एक्सेप्शन है, प्रतिफल न हो तो सारे करार शून्य होते हैं, लेकिन इसमें तीन कंडीशन है जिसमें करार शून्य नहीं होता है। तो प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो, रिटर्न में हो और वो रजिस्ट्रीकृत हो। दूसरी कंडीशन है कि वह किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो, और तीसरी कंडीशन है कि या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण का संदाय का वचन हो। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। पहला कंडीशन ये है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है सिवाय जबकि वह, पहला कंडीशन है कि कोई करार लिखित है, अर्थात यदि कोई भी एग्रीमेंट रिटन में है और डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रूल है, लॉ है, कोई भी फेमस लॉ है, या जब जो तरीका है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने का जो तरीका है उस तरीके से यदि रजिस्टर्ड है, दो चीजें होनी चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट रिटन है और उसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड है, वो किसी भी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और पक्षकार जो हैं उस एग्रीमेंट के वो एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले हैं, और उनका संबंध जो है वो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण है, किसी अन्य लोभ के कारण नहीं, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण है। तो सेक्शन 25 के फर्स्ट कंडीशन में आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में ये बताया गया है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न में है, वो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंतर्गत, उसके पार्टीज जो हैं वो बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक संबंध रखते हैं, और वह संबंध जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है। ये चार परिस्थितियां हैं। तो बिना किसी कंसिडरेशन के आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, लीगल है, वॉइड नहीं है। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, आपका जो है एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए,
रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी लॉ के अंतर्गत, पार्टीज एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में होने चाहिए और उनके बीच यह रिलेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए। तो पहली परिस्थिति में बिना कंसिडरेशन के आपका एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है। दूसरी परिस्थितियां हैं कि स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर देने का वचन। अब इस लाइन को समझते हैं, स्वेच्छा वॉलंटरली, अपनी इच्छा से। मैंने प्रार्थना नहीं की आपसे कोई काम करने की, आपने कोई काम कर दिया खुद की इच्छा से, और करने के बाद, आपके काम करने के बाद मैंने उस काम को रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, पहचान दे दी। मैंने सपोज करिए कि मेरा पर्स रास्ते में गिरा पड़ा था, आपको वो मिला, आप अपनी इच्छा से उस पर्स को लाके मुझे लौटा दिए और मैंने बदले में कह दिया कि मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। अब मैं वो 200 रुपए देने के लिए बाध्य हूँ। अर्थात आपने वॉलंटरली वर्क किया, मैंने नहीं कहा था मेरा पर्स ढूंढो, लेकिन अगर उस वर्क को मैंने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, मैंने ये कह दिया कि मैं 200 रुपए इसके बदले दूंगा, तो अब मैं उसके लिए बाध्य हूँ। यह सेक्शन 25 के दूसरे पॉइंट में बताया गया है। और सेक्शन 25 के तीसरे पॉइंट में यह बताने का प्रयास किया गया है कि सपोज करिए कि यदि आपने किसी व्यक्ति को कोई उधार दी है, ऋण दिया है, और वो ऋण जो है वो एक टाइम पीरियड बीतने के बाद वो टाइम बार्ड हो गया है, उसकी वापसी नहीं कराई जा सकती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है उसको आप देखेंगे तो वहां पे हर चीज का जो है एक सीमा बताया गया है, एक टेन्योर बताया गया है, एक समयावधि बताई गई है। तो एक ऋण आपने किसी को दिया और वो ऋण जो है एक निश्चित समय बीतने के पश्चात अब उसकी वापसी संभव नहीं है, आप उसे नहीं ले सकते। सपोज करिए, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को जो है 100 साल पहले आपके बाबा दादा अगर किसी को ऋण दिए हो तो वो ऋण आप क्या वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, टाइम बार्ड हो चुका है। तो सपोज ऐसा कोई ऋण है और वो जो है लिमिटेशन एक्ट के द्वारा अब टाइम बार्ड हो चुका है, जिसे आप नहीं ले सकते हैं, और जिससे आप नहीं ले सकते हैं उसने इस ऋण के संपूर्ण भाग को या किसी अंशतः भाग को देने को जो है स्वीकार कर लिया है। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि यदि बी है और वो उसको 1,000 रुपए ए को देना है, लेकिन वो लोन जो है वो टाइम बार्ड हो गया है, उस पर देने की जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी वो ए को यदि यह कहता है कि मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा, और वो ये कहने के साथ उसे रिटर्न में और सिग्नेचर करके देता है कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तो अब वह जो है वो बाध्य हो जाता है। और ए जो है उससे टाइम बार्ड होने के बावजूद भी चूंकि उसने रिटर्न में और साइन करके दे दिया है, हस्ताक्षरित कर दिया है, तो यह अब एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाता है और इसे इन्फोर्सिबल कराया जा सकता है। तो मैं 25 को, सेक्शन 25 को फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सेक्शन 25 में 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में बिना कंसिडरेशन के आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड है। पहला कंडीशन है कि कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न में है, रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंतर्गत, पार्टीज बहुत क्लोज रिलेशन रखती हैं और वो रिलेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है, तो एग्रीमेंट वैलिड है। दूसरा कंडीशन है वॉलंटरली, यदि आपने पहले ही कोई सेवा दे रखी है, कोई सर्विस दे रखी है और मैंने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो वहां भी बिना किसी प्रतिफल के आपका जो है एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि कोई टाइम बार्ड डेप्ट है, कोई ऋण है, काल तिरोहित हो गई है, वापसी संभव नहीं है, और उसे ऋण देने वाले ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है रिटर्न में और सिग्नेचर करके, तो वो उस ऋण से या उसके उस भाग से जिसे उसने स्वीकारा है बाध्य हो जाता है। सेक्शन 25 के बाद सेक्शन 26 है, उसमें यह बताया गया है कि विवाह का अवरोधक करार शून्य होता है। मतलब कोई भी ऐसा करार जो किसी भी व्यक्ति के जो वयस्क हो चुका है, अवयस्क नहीं, अवयस्क को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी वयस्क व्यक्ति के शादी में रुकावट डालने के लिए किया गया है, तो वह भी करार जो है वो शून्य होता है। सपोज कि मैं सपोज करिए मैं ए हूं और बी से मैं ये कहता हूं कि अगर सी आजीवन शादी नहीं करता है तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा, सपोज कुछ भी ऐसा कोई भी करार है, तो यह वैलिड नहीं है, लॉ द्वारा इसे इन्फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है, इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा आज के इस लेक्चर में, बस 2 ही सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 25 26। आई होप कि ये 2 सेक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
कल इसके बाकी बचे हुए पार्ट को 27, 28, 29 और 30 भी कवर कर लेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।